गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आगे कैटलिसिस प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं। सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट वन इज कैटलिसिस, ठीक है, जिसमें हमने कैटलिसिस पर बात की। कैटलिसिस होती क्या है, कैटलिस्ट क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिसिस। कैटलिसिस की कुछ 6-7 कैरेक्टरिस्टिक्स बनती हैं कैटलिसिस प्रोसेस में, ठीक है, तो उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो बेटा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिसिस में अगर मैं आपको बताऊं तो पहली बात तो हमने ये पढ़ी कि कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस जो कि किसी एक केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को चेंज करने का काम करता है। अब वो चेंज इंक्रीज में हो सकता है और वो चेंज डिक्रीज में हो सकता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड को बढ़ाने का ही काम करते हैं। हमने ये पढ़ा कि कुछ रिएक्टेंट, कुछ कैटलिस्ट, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि स्पीड को कम भी करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस विच कैन अल्टर और चेंज द स्पीड ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन, दैट वन इज कॉल्ड कैटलिस्ट, ठीक है। एंड दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड कैटलिसिस फिनोमिनन, उसको हम कैटलिसिस बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो ये कैटलिसिस जो है इसके जो कुछ एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, गुण होते हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हमने ये देखी कि हमारे पास ये जो कैटलिस्ट होता है, जो हमने इसमें हमने जब डेफिनेशन पढ़ी तो हमने एक बात और साथ में जोड़ी थी कि जब कैटलिस्ट स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करने का तो काम करता ही है, काम चेंज तो करेगा ही उसको विदाउट इन्वॉल्विंग इन द केमिकल रिएक्शंस। दैट मीन्स मतलब अपने आप वो कैटलिस्ट, वो मॉलिक्यूल या केमिकल सब्सटेंस उस रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, मतलब वो रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, उसका मास एज इट इज रहेगा, उसका मास में कोई चेंज नहीं आता या उसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आता, ठीक है। तो हम यही पहला कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं कि दैट इज ए कैटलिस्ट, दैट इज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि दैट इज ए कैटलिस्ट quantity, that is a catalyst remain unchanged, catalyst remain, ये catalyst हाँ, तो remain unchanged in mass, remain unchanged in mass and chemical compositions, ठीक है, and chemical compositions, उसकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो या फिर उसका मास में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शंस, ठीक है। तो उसमें हमारे पास पहले ही गुण, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास बन सकता है कि एक कैटलिस्ट जो है वो मास में या केमिकल कंपोजिशंस में सेम एज इट इज रहता है जब तक वो रिएक्शन एंड नहीं हो जाती। दैट इज द एंड ऑफ द रिएक्शंस, एट द एंड ऑफ रिएक्शन, ऐसे बोल सकते हैं, एट द एंड ऑफ द रिएक्शंस, ठीक है। रिएक्शंस के एंड में जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें कैटलिस्ट एज इट इज रहेगा, उसका मास में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। दैट वन इज द इट्स फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है बेटा कि इसकी, अब ये जो कैटलिस्ट होता है बेटा, इसका कोई भी कैटलिस्ट किसी एक रिएक्शन में जो यूज किया जाता है उसकी केवल एक स्मॉल क्वांटिटी मतलब स्मॉल अमाउंट में ही वो सफिशिएंट होता है एक लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास द स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ, दैट इज वी कैन से दैट द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट is sufficient to change the reactant into product, और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए अब हम बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक सफिशिएंट स्मॉल क्वांटिटी जो वो सफिशिएंट रहती है उसको चेंज करने के लिए। तो दैट इज, जैसे मैं एग्जांपल्स के लिए अगर बात करूं तो इसके लिए हमारे पास जैसे एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2, ठीक है, इसको जब मैं डिकम्पोज करूंगा, हीट करूंगा, तो डिकम्पोजिशन जब की जाती है तो इसके लिए हम एक कैटलिस्ट यूज करते हैं, दैट कैटलिस्ट इज प्लैटिनम, ठीक है, कोलोइडल प्लैटिनम यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये प्लैटिनम जो स्मॉल, इसका ये जो प्लैटिनम जो है इसका हम एक बिल्कुल स्मॉल अमाउंट जो है इसमें हम ऐसे बोल सकते हैं कि बिल्कुल एक स्मॉल अमाउंट जो इसका स्मॉल अमाउंट जो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर मॉलिक्यूल्स H2O और ऑक्सीजन में डिकम्पोज करने के लिए सफिशिएंट होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास
दूसरी सेकंड पॉइंट हमारे पास ये बन जाता है इसका, ठीक है। थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट में दैट इज स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है। थर्ड पॉइंट में हमारे पास आता है कि ये जो कैटलिस्ट होते हैं, अब अगली बात अगर हम करें तो बेटा कैटलिस्ट, अब रिएक्शन जैसे स्टार्ट हो रही है, अब रिएक्शंस के लिए अगर मैं बात करता हूँ, जैसे आप आग जलाते हो, ठीक है, तो लकड़ियां ले ली आपने, जैसे तिनके ले लिए, तो तिनकों को जलाने के लिए आप माचिस की तीली लोगे, माचिस लोगे, और माचिस को जब आप बर्न करोगे, मतलब उसको रब करोगे माचिस की तीली को, ठीक है, और उसको जब आग लगाओगे तो आपके पास वो आग एक तिनकों को लगाने से वो आग आगे की तरफ फैलना शुरू हो जाएगी। तो इसमें माचिस मैच बॉक्स जो था, ये माचिस की तीली जो था वो एक इनिशिएशन का काम कर रही थी, वो इनिशिएटिंग पॉइंट था, ठीक है, जिसके कारण वो आगे हमने एक इनिशिएटिंग पॉइंट में एक तिनके में आग लगाई और आगे ही आग फैलना शुरू हो गई, ठीक है। वैसे ही रिएक्शन में हमारे पास कोई रिएक्टेंट नजदीक आते हैं और रिएक्टेंट नजदीक आके जब वो आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं तो जल्दी से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनिशिएशन है, इनिशिएटिंग पार्ट जो है वो कैटलिस्ट नहीं होता है। कैटलिस्ट केवल उसकी रेट ऑफ रिएक्शंस को इफेक्ट करता है, उसकी स्पीड को इफेक्ट करेगा, ठीक है, ना कि वहां पर वो उसको इनिशिएटिंग का काम करेगा। तो हम बोलेंगे दैट इज द कैटलिस्ट कैन नॉट बी इनिशिएटेड द रिएक्शंस, दैट इज कैटलिस्ट कैन नॉट बी initiated the रिएक्शन को इनिशिएट करने का काम नहीं करता। इनिशिएट करने का काम नहीं करता मतलब वो ऐसा नहीं कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही वो रिएक्शंस होगी, ठीक है, रूम टेम्परेचर भी हो जाते हैं, पर कुछ एक केस होते हैं बेटा, कुछ एक रिएक्शन होते हैं जहां पर हम कैटलिस्ट को यूज करेंगे तभी वो रिएक्शन अकर करेगी। कुछ एक एक्सेप्शनल पॉइंट्स में हमारे पास आ जाते हैं, पर मेन पॉइंट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स में हम ये बोलते हैं कि दैट कैन नॉट बी इनिशिएटेड द रिएक्शन, ये रिएक्शन को इनिशिएट करने का काम नहीं करती है। अब जैसे मैंने कहा कि जैसे हम एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन को जब हम रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन की जब हम रिएक्शंस करेंगे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, दैट इज हाइड्रोजन गेट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है, तो इसको जब हम रिएक्शन को करते हैं तो इस रिएक्शंस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस जो रूम टेम्परेचर के ऊपर, अगर इस रिएक्शन को मैं रूम टेम्परेचर पर कर रहा हूं, दैट इज एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पर जब मैं इस रिएक्शन को करूंगा तो ये इसमें कोई भी आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा, दैट इज नो रिएक्शंस। यहां पर मैं लिख सकता हूं दैट इज नो रिएक्शन, कोई प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं इसमें, ठीक है। पर अगर इसी रिएक्शंस में अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, मैंने अभी बताया कि प्लेटिनम कैटलिस्ट जो है दैट इज प्लेटिनम कैटलिस्ट, प्लेटिनम ब्लैक, ठीक है, अगर मैं कैटलिस्ट यूज करता हूं, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो आपस में रिएक्ट कर जाएंगी और ये मॉलिक्यूल बना देंगी, दैट इज H2O, वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इस केस में आपके पास प्लेटिनम, इस केस में हमारे पास रिएक्शन जो हुई वो केवल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हुई, ठीक है। पर हमारे पास वैसे जनरली अगर रिएक्शंस को लेना हो तो हम बोलेंगे दैट इज कैटलिस्ट कैन नॉट बी इनिशिएटेड द केमिकल रिएक्शंस, इनिशिएट करने का काम नहीं करते हैं। पर कुछ केस में आपके पास रिएक्शंस के लिए कुछ प्रोडक्ट आपके पास आ जाते हैं जिसमें हम ये मानते हैं कि दैट रिएक्शन इज प्रोसीडेड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बनती है इसकी प्रॉपर्टीज, दैट वन इज इट्स फोर्थ प्रॉपर्टी। हम ले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अब मैं बोलने जा रहा हूं कि ये जो कैटलिस्ट जो होते हैं बेटा ये स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। स्पेसिफिक नेचर इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज द वी कैन से दैट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है द कैटलिस्ट इज स्पेसिफिक इन नेचर, स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है, नेचर में ये स्पेसिफिक होंगे, ठीक है, दैट इज स्पेसिफिक इन नेचर। इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, इसके अगर हम बात करें स्पेसिफिक की बात करें कि अगर किसी एक रिएक्टेंट के लिए जो कैटलिस्ट यूज किया जा रहा है उस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो प्रोडक्ट बनेगा, अगर उसी रिएक्टेंट को किसी और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करेंगे तो वो अलग प्रोडक्ट होगा आपके पास। मेरी बात समझ आ रही है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल से आपको बताता हूं कि मेरे पास अगर हम करते हैं रिएक्शन से कर रहा हूं, मेरे पास मैं अल्कोहल ले रहा हूं, अल्कोहल में जैसे इथेनॉल ले लिया मैंने, ठीक है, तो इथेनॉल की जब आप इथेनॉल की रिएक्शन करते हो आप इथेनॉल को, दैट इज यहाँ पर रिएक्शन को लिख रहा हूं, ठीक है, दैट वन इज, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, तो हाँ, तो मैं इसमें बता रहा हूं कि दैट इज इथेनॉल C2H5OH, ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूं इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल जो है इसकी जब मैं रिएक्शन कर रहा हूं, मैं इसको रंग से लिखता हूं जरा, दैट वन इज C2H5OH, ये हमारे पास इथेनॉल आ गया। इथेनॉल को जब मैं रिएक्ट करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ, इसकी जब हम रिएक्शंस करेंगे एल्यूमिना की प्रेजेंस में Al2O3, ठीक है, एल्यूमिना की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन की जाएगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इथीन में। इथीन मतलब ये बना देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इथीन बन जाएगा और यहां से आपके पास की
वाटर का मॉलिक्यूल बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। वैसे अगर हम इसकी रिएक्शंस करते हैं अल्कोहल की इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, इसको मैं कॉपर के साथ रिएक्शन करता हूं तो कॉपर के साथ रिएक्ट करने पर ये बना देगा दैट इज C2H5, दैट इज हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज CH3CHO, दैट इज कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड दैट इज इथेनॉल आपके पास बन जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस यहां से रिमूव कर जाएगी। अब दोनों रिएक्शन में देखा कि हमारे पास दोनों में हमारे पास रिएक्टेंट जो था वो सेम था, ठीक है, पर कैटलिस्ट इस केस में कैटलिस्ट यूज किया हमने एल्यूमिना Al2O3, ठीक है, और फिर हमने इसी रिएक्टेंट को इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर किया तो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट बने। एक में बन गया इथीन, ठीक है, इथीन बन गया, और एक में बन गया इथेनॉल, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जो कैटलिस्ट है वो स्पेसिफिक नेचर का है। स्पेसिफिक नेचर का होने का मतलब कि हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो अगर मुझे इथीन बनाना है तो मुझे फिर एल्यूमिना की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करनी है, ठीक है। तो ये इसके लिए एल्यूमिना का यूज किया जाएगा, ठीक है, तभी इसका डिहाइड्रेशन होकर जैसे वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और आपके पास इथीन बनेगा, ठीक है। पर जब मैं कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन को करूंगा तो मेरे पास ये इथेनॉल बनेगा। ऐसे ही हमारे पास और भी कई तरह की आपके पास रिएक्शंस आते हैं जो कि हमारे पास कैटलिस्ट जो स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक नेचर होने का मतलब हमारे पास कुछ सर्टेन रिएक्शंस के लिए जो कैटलिस्ट यूज किया जा रहा है तो वही कैटलिस्ट उस प्रोडक्ट को बनाने का काम करेगा उस रिएक्शन में, ठीक है। तो हम ऐसे ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है इसकी, द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास बनती है इसकी, दैट वन इज इट, जो कैटलिस्ट होते हैं दैट वन इज कैन नॉट चेंज द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पोजिशन जो होती है दैट इज द कैटलिस्ट जो है दैट इज द कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम्स। बेटा इक्विलिब्रियम, अब मैं थोड़ा सा इसके लिए भी आपको थोड़ा सा बात बताऊंगा इक्विलिब्रियम पोजीशंस क्या होती है। थोड़ा सा ये कई बार बात कई बच्चों को नहीं ध्यान में रहती। इक्विलिब्रियम्स देखो मैं आपको इसको बता रहा हूँ कि रिएक्टेंट है हमारे पास, ठीक है। हमने वैसे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा कि इनिशियली जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है आपके पास, ठीक है, तो जब टाइम t 0 होने का मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। तो ये जो डिक्रीज एंड इंक्रीज जो साइमल्टेनियसली एक साथ जो होगा, ठीक है, इसका रिएक्टेंट का डिक्रीज करना और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज करना, तो यहाँ पर एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब कंसंट्रेशन दोनों की इक्वल हो जाती है। तो उसी स्टेज को हम केमिकल रिएक्शन में उसी स्टेज को हम उसकी इक्विलिब्रियम स्टेज बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ सकती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास जैसे आता है इसमें कि रिएक्टेंट कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हमारे पास किसी एक रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो एरो लगाते हैं ऐसे, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, जो हमारे पास कंसंट्रेशन का डिक्रीज करना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का डिक्रीज करना और प्रोडक्ट की इंक्रीज करना, और एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसे टाइम का आना जिसके ऊपर हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इक्वल होना, दैट पोजीशन ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशंस, ठीक है। तो जब हमारे पास किसी एक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पोजीशन जो आती है तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। वो इक्विलिब्रियम पोजीशंस उसी टाइम पर वहां पर लाइज करेगी, बस स्पीड में चेंज आएगा, उसमें हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशंस के ऊपर कोई चेंज लाइज नहीं करता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक और फैक्टर हमारे पास आता है दैट वन इज इट्स, दैट इज आगे अगर हम बात करें दैट इज सिक्स्थ। तो देखो टेम्परेचर का किसी केमिकल रिएक्शन में काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है क्योंकि टेम्परेचर राइज करने पर कुछ एक रिएक्शंस की स्पीड बढ़ जाती है और कुछ रिएक्शंस की स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो टेम्परेचर की प्रेजेंस जो है वो भी प्रभावित करती है कैटालिसिस प्रोसेस को। ये कैटालिटिक प्रोसेस या कैटालिसिस प्रोसेस हम कैटलिस्ट की एक्टिविटीज को बोल सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब हम टेम्परेचर का चेंज करेंगे, ठीक है, तो कैटालिटिक रिएक्शंस में चेंज आएगा, ठीक है, रेट ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन में चेंज आएगा, ठीक है। और हमारे पास अगर वही रिएक्शंस इन द एब्सेंस ऑफ टेम्परेचर की जाएगी, ठीक है, तो आपके पास कोई चेंज नहीं आएगा। तो दैट इज चेंज ऑफ टेम्परेचर, हम ऐसे बोल सकते हैं चेंज ऑफ टेम्परेचर अल्टर और चेंज, एक वर्ड लिख रहा हूं अल्टर लिख दो या चेंज लिख दो, चेंज द रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शंस के कैटालिटिक रिएक्शन बोल लो, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, एज इट
डज नॉट, ये डज एज इट डज फॉर द, ऐसे एज इट डज फॉर द सेम रिएक्शंस इन द absence ऑफ कैटलिस्ट, डज फॉर द सेम reactions in the absence of catalyst, ठीक है, कैटलिस्ट की एब्सेंस में, ठीक है। तो मैं ये बात बता रहा हूं बेटा, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करेंगे तो कैटलिस्ट की जो पावर है कैटलाइज करने की, मतलब स्पीड ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने की, वो भी इंक्रीज करेगी, ऐसे बोल सकते हैं। दैट इज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऐसे हम बता सकते हैं कि देयर इज इंक्रीज द कैटालिटिक पावर ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की कैटालिटिक पावर जो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो यहां पर एक बात बता रहा हूं कि जो कैटलिस्ट की जो पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, हाँ मैं ये बता रहा था बात कि कैटलिस्ट, हाँ टेम्परेचर जो है वो आपके पास कैटालिटिक एक्टिविटीज को भी चेंज करने का काम करता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट की एक्टिविटी उसके ऊपर टेम्परेचर के एब्सेंस के कारण वो इंक्रीज या डिक्रीज करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक ऐसा कैटलिस्ट जिसके ऊपर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर विच हैव कैटालिटिक एक्टिविटी इज, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, मतलब मैं जो मेन बात बोल रहा हूँ कि रिएक्टेंट ले रहा हूं और ये कैटलिस्ट यूज कर रहा हूं, ठीक है, कैटलिस्ट यूज कर रहा हूं, ठीक है, और प्रोडक्ट बन रहा है। अब कैटलिस्ट तो स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है। अब मैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर अगर मैंने रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है इसको, ठीक है, रूम टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूंगा तो कैटलिस्ट की एक्टिविटी भी चेंज होगी, ठीक है। तो एक्टिविटी जब चेंज होना शुरू हो जाती है तो कई बार ये जो कैटलिस्ट जो है उसकी पावर जो है या इसकी काम करने की क्षमता जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, और जिस टेम्परेचर पे इसकी काम करने की क्षमता मैक्सिमम हो जाएगी, ऐसे बोलूंगा कि कैटालिटिक एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाएगी, उस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास आता है कि ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर मैंने बात की कि कैटलिस्ट टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर कैटलिस्ट की एक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, और वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी जिस टेम्परेचर पर मैक्सिमम होती है वो कहलाता है उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। तो ये भी आप एक बात की बार पूछ लिया जाता है कि ये टेम्परेचर, इसको मैं ऐसे बता सकता हूं कि दैट इज इट कैटलिस्ट हैज a particular temperature at which its catalytic activity is maximum is called, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम, उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। नीचे करके लिख देता हूं, दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो आपको पूछ लिया जाए कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, तो टेम्परेचर राइज करने पर कैटलिस्ट की एक्टिविटी भी इंक्रीज कर रही है, मतलब कैटलिस्ट जो वो कैटालिटिक एक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, तो जिसके ऊपर जिस टेम्परेचर के ऊपर कैटालिटिक एक्टिविटी मैक्सिमम होगी उसको हम उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है, दैट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आती है बेटा, अगर ये हमने बात पढ़ी है कि कैटलिस्ट क्या करते हैं, देखो कैटलिस्ट भी दो तरह के पढ़े हमने, कैटालिटिक प्रमोटर होते हैं और एक पॉइजन होते हैं। प्रमोटर इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को और पॉइजन डिक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो इंक्रीज करती है, ठीक है, वो इंक्रीज क्यों करती है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा, ग्राफ नहीं बनाऊंगा, कि हमारे पास जब हमारे पास कोई रिएक्शन प्रोसीड करती है तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, जिस एनर्जी के ऊपर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड मिनिमम एनर्जी, दैट इज टू गेन ऑफ दैट एनर्जी रिएक्टेंट गेट कन्वर्ट टू प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। और उस थ्रेशोल्ड एनर्जी को गेन करने के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो कहलाती है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमारे पास ये इस एक्टिवेशन एनर्जी को कैटलिस्ट लोअर कर देते हैं। अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब लार्ज अमाउंट में एनर्जी उसको गेन करनी पड़ेगी, तो उसको टाइम लगेगा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। अगर वो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो जल्दी से गेन कर लेगा, ठीक है, और जिससे वो जल्दी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये कैटलिस्ट, दैट इज ए कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये बेटा हमारे पास कुछ 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं हमारे पास कैटालिसिस प्रोसेस की, ठीक है। दैट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिसिस प्रोसेस। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास बनता है, दैट वन इज
दैट वन इज इंजाइम्स कैटालिसिस। मैं जल्दी से इसको भी एक बार बता देता हूं आपको, ठीक है। इंजाइम्स कैटालिसिस, ठीक है। एंजाइम कैटालिसिस, ठीक है। अब एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स की बायोलॉजी में पढ़ा हुआ आपने एंजाइम्स के बारे में, तो बेटा ये इनको हम बायो कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी चीज अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं तो उसकी डाइजेशन जो होती है, तो वहां पर एक केमिकल, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। उस केमिकल रिएक्शन डाइजेशन जो हमारे पेट में होती है खाने की, ठीक है, तो वो एक केमिकल रिएक्शंस है। उस केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए जो कैटलिस्ट यूज होता है उसमें, वो एंजाइम्स कहलाता है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो कैटलिस्ट होते हैं दैट इज कॉल्ड बायो कैटलिस्ट, ठीक है, और उसको हम एंजाइम्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये होते क्या है, इसके लिए पहले अगर बता दूं, ये एक हमारे बॉडी में प्रोटीन होता है, ठीक है, और प्रोटीन की भी आगे आप टाइप पढ़ोगे, ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, ये सारे आप टाइप पढ़ोगे, ठीक है। तो ये मैं अगर इसके बारे में बात करूं तो ये हमारे पास एंजाइम्स एक कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दैट इज एंजाइम इज ए कॉम्प्लेक्स, सीधा शॉर्ट में लिख देता हूं, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस, ऐसे बोल सकते हो, नाइट्रोजीनियस जीनियस कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। एक कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होता है, ठीक है, कंपाउंड प्रोड्यूस इन, जो कि प्रोड्यूस्ड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म, लिविंग प्लांट्स ले लो या एनिमल्स ले लो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, दैट इज ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उनमें ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब ये जो इसके अलावा देखो ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन भी दो तरह के होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन होता है और एक ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये एंजाइम जो वो एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है, तो हम बोलेंगे दैट इज, इट इज केमिकली, एंजाइम इज, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज केमिकली, एंजाइम इज, सॉरी, chemically enzyme is globular, that one is globular protein, ग्लोबुलर प्रोटीन है जिसका मास जो है दैट इज हैविंग मास रेंजिंग, जिसका मास जो है रेंजिंग होगा, जिसका मास की रेंज जो लाइज करेगी दैट इज फ्रॉम 15,000 टू 1 लाख, ठीक है, 15,000 से लेकर 10 लाख तक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 10 लाख ग्राम पर मोल तक, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रोटीन्स के लिए मास, इसका मास की रेंज यहां तक लाइज करती है, ठीक है। तो एंजाइम्स एक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होता है, ठीक है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होता है, इसको हम बायो कैटलिस्ट के नाम से भी जानते हैं, दैट इज, इट इज आल्सो कॉल्ड, इसको यह लिखता है, इट इज आल्सो कॉल्ड बायो कैटलिस्ट, इसको हम बायो कैटलिस्ट भी बोलेंगे, दैट इज, इट इज आल्सो कॉल्ड बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैटलिसिस का काम करेगा, कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है। तो इस जल्दी से मैं इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेटा इसके 4-5 पॉइंट्स हमारे पास इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बनते हैं, बाकी तो मेन वही है आपके पास। वैसे एक मेन पॉइंट आपको बता दूं, जो एंजाइम्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, मतलब एंजाइम जो किसी एक केमिकल रिएक्शन में यूज किया जा रहा है वो उसी में यूज किया जाएगा, दूसरे में यूज नहीं किया जाएगा। ये हाईली स्पेसिफिक इन नेचर के होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स पर सीधा एक पॉइंट बता रहा हूं, दीज आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है, मतलब जिस केमिकल रिएक्शंस को जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइज करेगी, ठीक है, उसको करने के लिए जो एंजाइम यूज होगा वो उसी के लिए पर्टिकुलर यूज होगा, दूसरे किसी और के रिएक्शन के लिए यूज नहीं होता। दीज आर हाईली स्पेसिफिक नेचर्स के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास, जैसे मैं बात करूं कि जैसे केन शुगर है, जिसको मैं लिखूं C12H22O11, ठीक है, इसकी मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं और इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, दैट वन इज एंजाइम्स, एंड दैट एंजाइम कैटलिस्ट इज इनवर्टाज, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लेंगे, ठीक है, इन्वर्टाज जो यूज किया जाएगा दैट इज, इट विल फॉर्म, यहां से जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस करने पर देखो ये आगे आप पॉलीमर्स चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो वहां पर आपके पास देखोगे आपके पास जो मोनोमर यूनिट होती है वो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो हमारे पास आती है हाइड्रोलिसिस में, ठीक है। तो इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट दैट वन इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज विच हैव सेम फॉर्मूला C6, इसका फॉर्मूला हमारे पास आता है C6H12,
दैट वन इज C6H12O6, ठीक है, एंड C6H12O6, ठीक है, दैट इज ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे फ्रक्टोज। फॉर्मूला दोनों का सेम रहता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो दीज आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, ये हाईली स्पेसिफिक नेचर्स के होते हैं। इसकी स्पेसिफिसिटी बताने के लिए मैं अगर इसकी मैकेनिज्म्स की एक बार बात कर लेता हूं कि मैकेनिज्म्स में पॉइंट हमारे पास रह जाता है कि हाईली स्पेसिफिक नेचर के होंगे, जिसमें जो जैसे हमारे पास इसको, इस बात को मैं ऐसे बताऊंगा कि मैकेनिज्म पर स्टेप हम ऐसे ले सकते हैं कि हमारे पास दैट वन इज, अगर मैं मैकेनिज्म्स की बात करूं, बाकी तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में 4-5 पॉइंट और भी है जो कि आप कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो मैं जो मैकेनिज्म्स के ऊपर इसके बता रहा हूं कि दैट इज मैकेनिज्म्स की हेल्प से हमारे पास दैट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर्स। तो स्पेसिफिक नेचर, जैसे हमारे पास, मैं बिल्कुल एक इजी वाला एग्जांपल ले रहा हूं कि जैसे आप घर में लॉक लगाते हो, ताला लगाते हो ना आप, ठीक है, तो उस लॉक की जो की होती है, चाबी होती है, वो पर्टिकुलर उसी लॉक के लिए बनी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक की हर एक ताले के लिए लग जाए, ठीक है। वैसे इसमें होता है कि हमारे पास एक रिएक्शन के लिए जो पर्टिकुलर आपके पास एंजाइम होगा वो उसी के लिए यूज किया जाएगा, दूसरे के लिए यूज नहीं किया जाएगा। तो इसकी अगर मैं मैकेनिज्म्स बताऊं कैटालिटिक रिएक्शंस की, तो इसमें हमारे पास एंजाइम्स को, जैसे मैं ई से लिख रहा हूं, ई एंजाइम्स हैं, और जिस रिएक्टेंट के साथ एंजाइम यूज किया जा रहा है उसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं, उसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। इनको रिएक्ट करने पर, मतलब इनकी आपस में रिएक्शंस होने पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, इंटरमीडिएट स्टेट का प्रोडक्ट बनता है, जिसमें एंजाइम्स रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट, दैट इज एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, जिसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और इसमें इसके बाद फिर एंजाइम सबस्ट्रेट में सबस्ट्रेट अलग हो जाएगा और एंजाइम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट की फॉर्म में अलग हो जाता है, ठीक है। तो एंजाइम क्योंकि कैटलिस्ट है तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट होगा नहीं, तो एंजाइम आपका अलग हो जाएगा और यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। इसी को अगर मैं एक डायग्राम की हेल्प से बताऊं, तो डायग्राम की हेल्प से आप ऐसे ले सकते हो कि मैं कोई भी ऐसे, आप देख सकते हो कि इसमें जैसे कोई पोर्शन बना लो आप, ठीक है, मैं ऐसे कर रहा हूं इसको कि दैट इज, इस तरह की कोई शेप बना रहा हूं, ऐसे कोई भी शेप बना सकते हो आप इसमें, ठीक है, ऐसे ले लो, ठीक है। इसको मैं ऐसे थोड़ा सा कट कर रहा हूं, ठीक है, यहां से ऐसे कट कर लिया, ठीक है, ऐसे कट करके ऐसे पोर्शन को आप कट कर लो, ठीक है। तो कट करोगे और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, कुछ भी आप शेप बना सकते हो इसकी, ठीक है, ऐसे ले सकता हूं, ठीक है, ऐसे ले लिया। अब मेरे पास ये जो पोर्शन बना हुआ है, इसमें जो चीज एडजस्ट होगी वो भी अगर इसी शेप की होती है, ऐसे मैं इसको ऐसे बना देता हूं, थोड़ा सा सीधे से बनाता हूं ताकि आपको, ऐसे ले रहा हूं, ऐसे और इस तरह से, ठीक है, इसको मैंने ऐसे ले लिया, ऐसे, थोड़ा समझाने के लिए आपके पास ये, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इस तरह से ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास ऐसे, बस थोड़ा सा आप इस चीज को एडजस्ट कर सकते हो कि अगर ये एंजाइम्स है, ठीक है, और ये सबस्ट्रेट है, तो अगर मैं सबस्ट्रेट की बात करूं तो ये इस सबस्ट्रेट में, इस रिएक्टेंट में केवल यही एंजाइम एडजस्ट हो सकता है, क्योंकि इसका ये वाला पोर्शन जो है वो एज इट इज है कि जिसके कि इसके बीच में इंटरलॉक हो सके, एडजस्ट हो सके, ठीक है। तो पहले तो ये अगर इंटरलॉक करेगा तो इंटरलॉक होकर आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट बनेगा। मैं इसकी शेप फिर आप ऐसे बना सकते हो कि ऐसे शेप बन जाएगी, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहा हूं, ठीक है। आप ऐसे बना लो कि ऐसे शेप बन गई इसकी, ठीक है, जिसमें आपके पास ऐसे एंजाइम्स और सबस्ट्रेट दोनों आपस में ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे आपस में, ठीक है। तो जब ये आपस में एडजस्ट हो जाएंगे तो इसके बीच में एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट, ठीक है, और इसके बाद आपके पास एंजाइम्स अलग हो जाएगा, एंजाइम्स की शेप अलग हो जाएगी और आपके पास प्रोडक्ट अलग से बन जाएगा। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि जैसे चाबी को आप देख लो, की देख लो, तो की में जो आपके पास वो पोर्शन बने होते बीच में, वो इस तरह से एडजस्ट करके बनाए होते कि उसी लॉक में लग पाए, जिसमें ये एडजस्टमेंट उस पोर्शन में अगर लाइज कर, उस ताले में अगर लाइज करे तो तभी वो की उसके ऊपर एडजस्ट हो पाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये इस तरह से हमारे पास एंजाइम्स और सबस्ट्रेट, ठीक है, एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन जो है उसकी मैकेनिज्म्स को हम ऐसे समझ सकते हैं। दीज आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, ये हाईली स्पेसिफिक नेचर्स के होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास इस रिएक्शन को वैसे एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन जो होती है इसको हम 2 स्टेप्स में कर सकते हैं। 2 स्टेप्स में करने का मतलब पहले क्या करता है कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके इंटरमीडिएट स्टेट में जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप्स में हमारे पास क्या होता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज कर जाता है, डिकम्पोज कर जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है
एंजाइम कैटालिसिस के ऊपर और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। मैंने सिर्फ इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर मैकेनिज्म्स की आपसे थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की, ठीक है। तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन जिसमें हमने किए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिसिस एंड एंजाइम कैटालिसिस की बात की हमने, ठीक है बेटा। तो बेटा ओके, थैंक यू बेटा।